औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, today we are here to learn the concept of demand, which is the major topic of microeconomics. Let us see what is the meaning of demand. Demand, the quantities of products that consumers are willing and able to pay at different prices, is known as the demand in general. Students, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की वो मिकदार जो कि मसारिफ खर्च करने वाला, कंज्यूम करने वाला, परचेज़ करने के लिए तैयार हो एट डिफरेंट प्राइस, किसी भी कीमत पर परचेज़ करने के लिए तैयार हो और परचेज़ करने की एबिलिटी और सलाहियत भी रखता हो। दोनों केसेस में हम इसको मिलाकर जो है वो डिमांड का नाम दे रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कोई आदमी जिसकी आमदनी इनकम या उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ना हो, बिलफर्ज कोई ख्वाहिश रखता है कि मैं हेलीकॉप्टर परचेज़ कर लूँ, लेकिन उसकी एबिलिटी, स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो परचेज़ कर सके, तो इसकी इस ख्वाहिश को, इस डिज़ायर को हम डिमांड नहीं कहेंगे। ये डिमांड में दोनों कैटेगरीज, दोनों चीज़ें आ जानी चाहिए कि विलिंग टू परचेज़ एंड एबिलिटी टू परचेज़। Quantity of product that consumers are willing and able to pay, able to purchase or able to pay it at different prices, इसको हम डिमांड कहते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट जो अक्सर औकात जो है वो मिस परसीव होता है और बच्चे अक्सर उसमें गलत तस्वर लेते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी जिसको हम खाली डिमांड कहें, इन दोनों में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? लेट अस सी। क्वांटिटी डिमांडेड इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, गुड और सर्विसेज that consumers are willing and able to pay at certain prices, यानी क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर। और डिमांड इन जनरल हम जो है वो मतलब तस्वर करेंगे। तो इन दोनों में थोड़ा आगे चलकर हम जो डिमांड शेड्यूल देखेंगे तो उसमें फर्दर जो है वो आपको थोड़ा फ़र्क इसमें समझ में आएगा। तो हम चलते हैं, देखें लॉ ऑफ डिमांड में क्या हम समझते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेज व्हेन प्राइस डिक्रीजेज एंड डिक्रीजेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अजीज़ तलबा, असल में लॉ ऑफ डिमांड जो है उसका मकसद ही क्या है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एनी प्रोडक्ट जो है इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ प्राइस। सेटिरस पेरिबस, यहाँ इकोनॉमिक्स में सेटिरस पेरिबस लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो अभी आप समझ लेंगे। ये ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है सेटिरस पेरिबस। जिसका मतलब है ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स आर सेम, या प्रोवाइडेड दैट अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ये एक यूँ समझें कि लॉ की कंडीशन है जिसको हम सेटिरस पेरिबस कहते हैं कि बाकी चीज़ें सब की सब अगर कांस्टेंट रहें, क्योंकि दूसरे भी वेरिएबल्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम जो है वो लॉ में जो चीज़ें बयान कर रहे हैं
उनकी एक लिमिटेशन होती है। जिस तरह फिज़िकल लॉज में हम बॉयल्स लॉ को पढ़ते हैं कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जैसे भी किसी गैस का प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेशर आपको घटाना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रोवाइडेड दैट कि क्या चीज़ कांस्टेंट हो, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ये फिजिकल लॉ में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो इसमें आप कंडीशन पीछे जो दे रहे थे, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी दिस वाज द कंडीशन कि फॉर जो एंटीसीडेंट जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट इज़ सेड टू बी कंडीशनल। तो ये फिज़िकल लॉस में भी होता है और इसी तरह सोशल लॉस के अंदर भी कंडीशनलिटीज़ जो होती हैं वो बल्कि बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर जो हम ये लफ्ज़ सेटिरस पेरिबस इस्तेमाल करेंगे, वो मतलब इसका मकसद ये होगा कि अदर थिंग्स, अदर वेरिएबल्स विल रिमेन कांस्टेंट। ये इसकी प्रोविजन होगी लॉ की वैलिडिटी को के साथ जो है, या लॉ की वैलिडिटी का जो प्रूफ होगा या एविडेंस होगा वो बेस्ड होगा इस पर कि बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहें। तो बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट, ये पूरा जुमला जो है वो दोहराने की बजाय हम खाली सेटिरस पेरिबस लिख देंगे, तो दैट विल आल्सो बी मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड प्रिसाइज। तो इसी तरह हम डेफिनेशन को यूँ बयान कर सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ प्राइस सेटिरस पेरिबस। तो डिमांड की जो डेफिनेशन को और ज़्यादा मुख्तसर करें, हम यूँ भी कह सकते हैं, डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस बोथ आर नेगेटिवली रिलेटेड, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली रिलेटेड। तो अब डिमांड शेड्यूल जो है उसकी जानिब हम चलेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं प्राइस एंड क्वांटिटी, ये टेबल बनी हुई है जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कमोडिटी की प्राइस को देखें और क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर 100 रुपीज़ प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड इज़ 1 यूनिट, व्हेन इट्स प्राइस डिक्रीजेस टू 75 then quantity demanded increases to 2, if quantity price decreases to 50 then quantity demanded increases to 3 units, and so on. If price decreases to 15 rupees then the quantity demanded increases to 5 units. तो उसमें आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी जो कि है चीज़ों के बारे में, कि आप जो सपोज़ यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पर आप क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर आप प्राइस को शो कर रहे हैं। तो इसका नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से जो ग्राफ आएगा, ग्राफ का पैटर्न विल ऑलवेज बी हैविंग ए डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसकी जो स्लोपिंग होगी वो कौन सी होगी, इसको हम नाम देते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी डिमांड, the curve of demand is always having a downward sloping due to its inverse relationship with price and quantity, because price and quantity are inversely related. Therefore जो भी quantities अगर एक दूसरे से inversely related होंगी तो उनकी जो स्लोपिंग होगी वो हमेशा डाउनवर्ड जो है पॉइंट करेगी। My students, let us see demand curve। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम कर्व का नाम देते हैं। तो जो डिमांड शेड्यूल हमने देखा, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन या फिजिकल जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सामने रखी आपने, उसके बाद इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे तो आपको इसका जो ग्राफ मिलेगा जो कि प्रीवियस हमने उसमें दिखाया।
तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड इनटू पी, QD is equal to QD into P. So its slope downwards to right means that has a negative slope, and this negative slope shows inverse relationship between price and quantity. तो इसको नेगेटिव स्लोप भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर मतलब एक चीज़ जो प्रीवियस टॉपिक में मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है। ये ग्राफ किसका है? डिमांड का है। किसका? डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी का ग्राफ आप देख रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि प्राइस कम हो रही है ए, बी और सी पर या डी पर, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ प्राइसेस और क्वांटिटी को शो किया जा रहा है, तो अगर आप ये मतलब इस ग्राफ पर जो आप चलते जाएंगे प्राइस की कमी या प्राइस की ज़्यादती को जहाँ भी पॉइंट आप कर रहे होंगे, तो एक्चुअली आप ग्राफ पर क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। इसी ग्राफ की एक्सटेंशन पर आप यानी डिमांड की एक्सटेंशन पर आप जा रहे हैं। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस। प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लार्जर। तो इसको आप यूँ नहीं कहेंगे कि प्राइस बढ़ी तो आप ये कहेंगे डिमांड घट गई, क्वांटिटी डिमांडेड घट गई। लेकिन अगर आप कहेंगे डिमांड घट गई तो डिमांड का जो कंसेप्ट है, डिमांड घट जाने का कंसेप्ट का मतलब कि आप एक दूसरी बात कर रहे हैं, यानी आप शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सपोज ये आप डिमांड का कर्व है D1, और अगर ये कर्व डाउनवर्ड में चला जाए तो इसको आप ये कहेंगे कि कर्व क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है। यानी डिमांड D2, D1 से आप D2 की जाने पाए हैं, यानी ये डिमांड क्या हुई है? शिफ्ट ऑफ डिमांड हुआ है। यहाँ पर D1 से अब D2 में आए, कम हुआ है। और अगर डिमांड रेज अप हुई है तो उसको आप क्या कहेंगे? शिफ्ट अपवर्ड में, यानी वो ग्राफ जो है वो उसकी स्लोपिंग जो होगी या उसकी जो फिगर होगी वो ये बनेगी कि ये आपके पास ग्राफ क्या हो, डिमांड जो है वो सपोज D1 है और फिर D2 है, तो ये D1 से D2 की जानिब आप अपवर्ड में शिफ्ट हुए हैं, यानी डिमांड इंक्रीज़ हुई है और उसमें डिमांड डिक्रीज़ हुई है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो डिमांड इंक्रीज़ और डिमांड डिक्रीज़ का जो कंसेप्ट था वो उसको हम क्या नाम देते हैं? शिफ्ट इन डिमांड। तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो है लफ्ज़ इस्तेमाल ये यानी सिंगल ग्राफ पर हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे कि डिमांड इज़ डिक्रीजिंग, यानी आप ये कहेंगे कि प्राइस इज़ इंक्रीजिंग तो क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। प्राइस इज़ इंक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ डिक्रीज्ड। प्राइस इज़ डिक्रीजिंग, therefore quantity demanded has increased। यानी यहाँ ये लफ्ज़ आपने जो है वो इस्तेमाल करना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें देख रहे हैं आप डिफरेंट प्राइसेस पर इसकी क्वांटिटी डिमांडेड Q1, Q2 एंड Q3 शो हो रही हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्वांटिटी और प्राइस का जो होगा वो उसको आप, क्योंकि नेगेटिव रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में जो भी दो क्वांटिटीज़ हों, जिस तरह आप कहें कि A इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विथ B, बिलफर्ज आप लिखते हैं A इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विथ B, तो इसका मतलब ये रहा कि A इज़ इक्वल टू K अपॉन B। तो इसको फर्दर आप ए बी इज़ इक्वल टू K कहेंगे। K कांस्टेंट होगा, ये इन्वर्स पोर्शन का कांस्टेंट जो आपके पास सामने है, यानी दोनों क्वांटिटीज़ के आप प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है?
कि आप दोनों क्वांटिटीज़ की जो है वो प्रोडक्ट लिख लेंगे, यानी क्या लिख रहे हैं, क्यू यानी क्वांटिटी डिमांडेड, और एंड व्हाट पी मीन्स प्राइस, और क्यू पी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। का मतलब ये रहा कि आपके पास क्वांटिटी और क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का जो भी प्रोडक्ट है वो पूरे शेड्यूल में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि फिर प्रीवियस में हम अगर चले जाएं तो जाके हम चेक करते हैं प्रीवियस ग्राफ में, बल्कि प्रीवियस शेड्यूल में। ये हमारा शेड्यूल है, इसमें आप देखें कि वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही है, पी और क्यू दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास पी और क्यू की जो है आउटपुट आपके पास हर एक में कांस्टेंट आनी चाहिए। और किस तरह ये कांस्टेंट आ रही है, लेट अस सी। 100 इंटू 1 ये 100 रहेगा, फिर 75 इंटू 2 ये 150, और फिर ये 50 इंटू 3 ये 150, फिर 25 इंटू 4 फिर ये 100। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्राइस जिस तरह भी बढ़ रही है तो प्राइस के बढ़ने और क्वांटिटी के घटने, या प्राइस अगर घट रही है तो क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है। तो इनका आपस में दोनों का की प्रोडक्ट जो होनी चाहिए, दोनों की प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक टर्म में ऊपर 100 है, फिर नीचे 100 आ रहा है, दो में आपके पास 150 यूनिट्स इसकी प्रोडक्ट बन रही है। लेकिन एक्चुअली ये तो सपोज करके वैल्यू ली गई हैं, और इन जनरल हम जो वैल्यूज़ लेंगे वो ही होंगी क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस की, जिसमें ख़ास तौर पर उनका आपस में रिदम बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम फिर फर्दर चलते हैं। डिमांड कर्व उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसके बाद चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम चेंज इन डिमांड कह रहे थे, और फिर क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ इन डिमांड के जो कंसेप्ट मैंने पहले आपको बताया कि डिमांड शिफ्ट हो रही है डी से डी डैश की जानिब, यानी ये डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ हो रही है इस केस में बी नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि डिमांड डी से डी डैश की जानिब आ रही है, जो कि ओरिजिन की जानिब शिफ्ट हो रही है, और इसको आप कहेंगे कि दैट इज़ डिक्रीजिंग, यानी देयर इज़ चेंज, नेगेटिव चेंज इन डिमांड, इसमें पॉजिटिव चेंज इन डिमांड। तो ये पॉजिटिव शिफ्ट था और ये नेगेटिव शिफ्ट है, जिसको आप ये इंक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं, इसको डिक्रीज इन डिमांड भी कह सकते हैं। द मीन्स क्वांटिटी डिमांड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिनको हमने सेटिरस पेरिबस की कैटेगरी में लिया हुआ था। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस तरह इनकम है, ये भी अफेक्ट करेगी कि किसी आदमी की अगर इनकम बढ़ जाती है या इनकम घट जाती है, तो वही चीज़ें जो पहले परचेज़ कर रहा था, जो उसका शेड्यूल बना हुआ था इनकम की वजह से, वो अब उसके यूनिट्स जो पहले कंज्यूम कर रहा था उसे कम करेगा, कम कंज्यूम करेगा, या बाज़-औक़ात ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब कि चेंज आ गई इसमें, ये इनकम की वजह से भी डिमांड में तब्दीली आती है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो सब्सटीट्यूट गुड्स होती हैं या कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं,
उनकी कीमतें तब्दीली अगर आ जाए तो भी आपकी डिमांड में तब्दीली आ जाती है। पहले थोड़ा समझ लेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स तो कौन सी होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है। मिसाल की बात है, आप बिलफर्ज दूध जो खुला आपको मिलता है और जो प्रोसेस्ड दूध, मिल्क पैक वगैरह जो आपको कंपनी की तरफ से फैक्ट्रीज से जो मिलता है, अब ये सब्स्टिट्यूट है, यानी आपको जो खुला खुला दूध मिल रहा है, अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे, जो प्रोसेस्ड है वो परचेज़ करेंगे। यानी अब प्रोसेस्ड मिल्क जो था वो सब्स्टिट्यूट है किसका, जो आपको आमतौर पर खुला दूध मिलता था उसका सब्स्टिट्यूट है। यानी उसकी अगर कीमत बढ़ जाती है तो आप उसका मुतबादिल जो होगा वो जाके परचेज़ करेंगे। तो इसी तरह ये सब्स्टिट्यूट की बात होगी। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बिलफर्ज एक चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं और फिर उसकी जितनी क्वांटिटी परचेज़ करते हैं तो उसी के हवाले से आपको उससे रिलेटेड दूसरी जो गुड है वो भी परचेज़ करना पड़ जाती है या लाजमी है परचेज़ करना। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इस ऐसी गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नाम देते हैं। जिस तरह आप जो है एक छोटा सा एग्जांपल ले लें गाड़ी का, कि आप मोटरसाइकिल लेते हैं तो मोटरसाइकिल के लिए या गाड़ी ऑटोमोबाइल कोई भी ले तो उसके लिए आपको जो है वो कंजप्शन के लिए सीएनजी की या पेट्रोल की, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। यानी अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों चीज़ें आ गई कि एक ले रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है वो दूसरी उसका हिस्सा होगा। या फिर एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल हम ले लें मार्केट में फूड स्टफ में से, कि आप गोश्त लेते हैं तो गोश्त एंड के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आप प्याज लाजमी बात है डालेंगे। तो ये प्याज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया किसका, मीट का। तो अगर मीट की प्राइस बढ़ जाए तो मीट की अगर प्राइस बढ़ जाए तो ज़ाहिर बात है मीट को लोग छोड़ देंगे, मीट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेजिटेबल्स पर आ जाएंगे। तो फिर वेजिटेबल्स में दोबारा प्याज की ज़रूरत पड़ रही है। यानी ये वेजिटेबल का भी जो है वो प्याज क्या था, एक हिस्सा था, यानी उसके लिए भी ये कॉम्प्लीमेंट्री था। तो इस तरह ये कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होती हैं वो किस तरह डिमांड ऑफ कमोडिटीज़ पर असरअंदाज होती हैं। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तरजीह कौन सी है, चीज़ों के टेस्ट क्या हैं, ये भी जो है वो अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड पर। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस की कीमतें क्या हो रही हैं, फ्यूचर प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, गिर जाएंगी एकदम। तो ये जो है वो भी डिमांड पर या मतलब असरअंदाज होती है। नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, ज़ाहिर बात है जितने कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे तो फिर वो डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, मौसमी जो तब्दीली, क्लाइमेट चेंज और कोई एपिडेमिक सिचुएशंस या पैंडेमिक सिचुएशंस आ जाती हैं या कोई वार की कंडीशन आ जाती है, तो ऐसी तमाम हालात में भी आपके जो डिमांड होगी वो विल बी इन्फ्लुएंस्ड। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो डिमांड पर असरअंदाज होते हैं, जिनको हम वहाँ पर, क्योंकि इनमें से हर एक को हम ट्रीट नहीं कर रहे होंगे, हम मेजर जो है वो कंपोनेंट जो थे वो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड थे, तो उनसे हमने ला बना लिया और बाकियों को हमने कांस्टेंट रखा फिलवक्त कि बाकी तमाम अगर चीज़ें कांस्टेंट हो जिसको हमने सेटिरस पेरिबस का नाम देकर हम आगे निकल गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि इनको हम नज़र में नहीं रखेंगे कि मार्केट के अंदर जब भी वेरिएशन आ रही होगी किसी भी कमोडिटी की डिमांड में तो उस वेरिएशन के जो अवामिल हैं वो प्राइस और क्वांटिटी के अलावा बाकी भी जो है वो कंसिडरेशन में लिए जाएंगे। Okay students, a change in quantity demanded means movement along the demand curve.
क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होती है वो आप मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व पर ही आप मूवमेंट कर रहे होते हैं, यानी आप की जो मूवमेंट होती है वो डिमांड कर्व पर ही होती है। यानी सपोज करें क्वांटिटी चेंज जो हो रही है ये P1 है और ये P2 है, और P1 से P2 की जानिब आप जा रहे हैं तो क्वांटिटी जो है वो Q1 से Q2 की जानिब जा रही है। तो एक्चुअल ये जो एक्सटेंशन ले रहे हैं आप, यानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो a change in quantity demanded can also be caused by change in price of the good. Change in quantity demanded, तो जाहिर बात है can be caused by the change in price of the good. Change in quantity demanded या increase in QD, तो ये क्या होगा, movement to the right along a demand curve। अगर increase हो, increase in quantity demand, increase in QD, movement to the right along a demand curve, और decrease in quantity या decrease in demand ये होगा movement to the left along a demand curve, यानी ये शिफ्ट की बात हो रही है, और वो change in quantity demanded। तो इसी तरह increase in quantity demanded, increase in quantity demanded का ग्राफ आपके पास ये रहा, लेकिन इंक्रीज इन और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आप जो है वो मतलब किस तरफ आएंगे, इंक्रीज इन डिमांडेड में, ये ले आराम से समझ लें, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें आप किस तरफ आ रहे हैं, आप यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, इंक्रीज हो रही क्वांटिटी डिमांडेड में, और फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड की अगर बात करें तो फिर आपने किस तरफ जाना है, और इस केस में आप डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी आप लेफ्ट में जा रहे हैं, उसमें आप राइट में जा रहे थे, ठीक है। इंक्रीज इन QD, मतलब ये यहाँ पर शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सॉरी तो कि मैंने पहले आपको शिफ्ट का बता दिया, ये शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, ये क्वांटिटी इन डिमांडेड की बात कर रहा है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब मूवमेंट टू द राइट अलोंग ए डिमांड कर्व, यानी सेम डिमांड कर्व पर आप जा रहे हैं, और फिर डिक्रीज हो तो आप लेफ्ट पर जाएंगे, जो अभी मैंने आपको समझाया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम फर्दर अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डिमांड फंक्शन होगा, जिस पर हम फर्दर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला